व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन। मनुष्य के द्वारा किए हुए सभी कर्म प्राय व्यावहारिकता से संबंधित होते हैं। संसार क्रिया और प्रतिक्रिया का अनवरत खेल है। सभी चाहते हैं कि सभी मेरे साथ ठीक ठीक व्यवहार करें, लोग मेरे साथ शिष्टता से पेश आएं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं ही दूसरों के साथ सदाचार और सद्व्यवहार की बात सोचते हैं। विचारणीय है कि एक सभ्य मानव की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कैसी हों, संपूर्ण मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा हो। अज्ञानता सभी दुखों व समस्याओं का मूल कारण है। हम कौन हैं, हमारी योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या क्या हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनके बीच हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं और जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इन सभी बातों को आज के संदर्भ में न समझना अज्ञानता ही तो है। व्यवहारिक जगत में भाषा, विचार, चिंतन, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक योग्यताओं की दृष्टि से सभी के अस्तित्व की गरिमा अपनी अपनी होती है। अपने अपने श्रेष्ठ अभिनय को समझना अति आवश्यक होता है, अन्यथा समझ के अभाव में जीवन में अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। जीवन अधिक से अधिक जटिल बनता चला जाता है। व्यवहारिक तौर से दृष्टियां दो होती हैं, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। अध्यात्म के साधक के लिए दोनों ही दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। साधक को केंद्र की ओर ध्यान देने के साथ साथ परिधि पर भी ध्यान देना आवश्यक हो। व्यक्ति के निज अस्तित्व का एक स्वतंत्र मूल्यांकन होता है। निज अस्तित्व के मूल्यांकन का भावार्थ है व्यक्ति की आंतरिक अभौतिक विलक्षणताओं और विशेषताओं एवं भौतिक योग्यताओं की ठीक ठीक समझ का होना। इस बहुत ही पड़ता है। जीवन के सभी अनिवार्य कार्य व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। किसी विषय की वैज्ञानिकता को उस विषय विशेष का वैज्ञानिक ही समझ सकता है। पारस्परिक सहयोग से जीवन चलता है। कोई भी मनुष्य सर्व विशेषताओं से परिपूर्ण नहीं होता। हर एक व्यक्ति हर कार्य करने में निपुण है। सापेक्ष दृष्टिकोण से व्यक्ति की निजता का सही सही मूल्यांकन किया जा सकता है। जब व्यक्ति दूसरों को हीन भावना से देखता है तो वह किसी अन्य के भाव, स्वभाव, क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं देता। अति विशिष्टता की मान्यता उसकी शुभभावनाओं के द्वार को आच्छादित कर देती है। शुभभावनाओं के नहीं होने का अर्थ है मन के खुलेपन का न होना। मन के खुलेपन के नहीं होने का भावार्थ है अपनी भौतिक निजता के सीमित दायरे में सिमटकर स्वयं को व दूसरों को देखना। ऐसी स्थिति में भावनाओं का संप्रेषण अवरुद्ध हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। भावनाओं का पारस्परिक संचार रुक जाता है। एक दूसरे के प्रति अनसमझी बनी रहती है। समाज के हर वर्ग में आए दिन अप्रिय घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। अधिकांश का कारण नासमझी या व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन का अवमूल्यन ही देखा गया है। इतिहास साक्षी है कि कई अपने समय के तात्कालीन महान विभूतियों को भी लोग नहीं समझ सके। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा मिलने वाली उत्थान की नई दिशा से लोग वंचित रह गए। कालांतर में जनमानस में जागृति तो आई। कालांतर में जागृति का एक व्यापक रूप हुआ, लेकिन तब तक जनमानस की स्मृति पटल पर अनेक आवरण आ चुके थे। इसलिए तात्कालीन लोग तो समझ ही नहीं सके और श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित रह गए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जितना हम दूसरों के साथ आत्मीयता से संपर्क में आते हैं, उतना ही एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। कभी भी गलतफहमी पैदा होने की स्थिति ही नहीं बनती। गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत नुकसान कर देती है। हमने गलतफहमी से बड़े बड़े परिवारों को उजड़ते देखा है। इसलिए पारिवारिकता में जहां एक ओर हर एक को अंतर जगत की शक्तियों को जगाने का पुरुषार्थ करना होता है, वहां दूसरी ओर परस्पर संपर्क में आते रहना व्यवहार की
कसौटी पर खरा उतरने के लिए जरूरी होता है। पारस्परिक संपर्क संबंधों में सद्भावना, स्नेह और सहानुभूति को बढ़ाता है। इसे ऊर्जा या समय का व्यर्थ संपर्क में आया ही ना जाए, आपसी विचारों और भावनाओं को विनम्र भाव से कहा सुना ही ना जाए, कर्म व्यवहार में वस्तु स्थिति को समझा ही ना जाए, तो वस्तु स्थिति को सकारात्मक दिशा देना कैसे संभव हो सकता है। यदि वस्तु स्थिति को सकारात्मक दिशा देकर समाधान कारक स्थिति का निर्माण नहीं होता तो यह विचारणीय हो जाता है कि व्यवस्था और व्यवहार की कसौटी पर खरा कैसे उतरा जा सकता है। चिंतन की धारा इस एक केंद्र बिंदु पर आकर के ठहर जाती है कि विषय विशेष और व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की गहन समझ अनिवार्य होती है। विवेकवानों को ही स्वयं को और दूसरों को पूरी तरह से समझने की योग्यता प्राप्त होती है। विवेक से ही सद्व्यवहार सजता है। हमें स्वभावतः जो करना चाहिए हम यथार्थ वही करें, यह केवल अंतर्विवेक की जागृति से ही संभव। सद्विचारों की पराकाष्ठा को जब सूक्ष्म चिंतन की अग्नि में तपाया जाता है तब वह चिंतन हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। चिंतन की इसी सूक्ष्मता का नाम विवेक है। हर आत्मा के निज अस्तित्व का बहुआयामी दृष्टि से ठीक ठीक मूल्यांकन करने की योग्यता आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति से ही संभव होती है। सद्ज्ञान के आलोक में सुखमय जीवन के मर्म को समझकर अंतर्विवेक के जागरण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। बहुआयामी चिंतन और अंतर्मुखता की गहन साधना आवश्यक होती है। चिंतन मंथन की सघन साधना से ही विवेकवान बना जा सकता है। फिर विवेक से जो कुछ भी होता है वह सहज, स्वाभाविक और शुभ ही होता है। प्रज्ञावान विवेकवान आत्माओं के अंतरतम से प्रवाहित प्रकाश की पवित्र किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को आंतरिक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाली होती हैं। ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह विचारणीय है कि एक ओर उन्हें योग की अनुभवों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है और दूसरी ओर ज्ञान की गहराई में जाकर प्रज्ञावान विवेकवान बनना है। श्रेष्ठ विचारों के अभाव में सद्विवेक जागृत नहीं हो सकता और सद्विवेक के अभाव में सद्व्यवहार सदाचार की कल्पना नहीं की जा सकती। यह कहाँ तक विवेक सम्मत है कि आध्यात्मिक बने रहकर भी हमारा व्यवहारिक जगत प्रकाश में ना हुआ हो। महान आत्माओं का जीवन सदा परमार्थ के लिए ही होता है। उनके स्वाभाविक निस्वार्थ प्रेम के प्रकंपनों से पारिवारिक जीवन स्वतः सुखदायी बन जाता है। व्यक्ति के ठीक ठीक मूल्यांकन के लिए ऐसी सहज स्वाभाविक स्थिति की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में विशेष है। उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकन होना ही चाहिए। किसी भी आत्मा के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में स्वार्थ आदि की अनेक नकारात्मक भावनाएं आड़े नहीं आए। यह सच है कि समय की धारा में संसार का फैलाव और बिखराव तो होता ही है, लेकिन बिखरते समाज में यदि विवेक जागृत हो तो बिखरना भी अखरता नहीं। अंतर्विवेक की जागृति के द्वारा बिखराव और फैलाव की स्थिति में भी वस्तु स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए अपने ध्येय की ओर तेजी से अग्रसर हुआ जा सकता है। हर आत्मा के स्वतंत्र मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक, सामाजिक व वैश्विक प्रगति की ओर तेजी से बढ़ा जा सकता है।